ब्रॉक लेसनर को F5 आफ्टर F5 लगाते हुए देखा, रोमन रेंज को ब्रास नकल्स के साथ सुपरमैन पंच लगाते हुए देखा, और तो और जॉन सीना को लड़कियों के हाथों से पिटते हुए भी देखा। लेकिन ये ब्लैक हुडी में हमने किसको देखा? Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं WWE के सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को, जिसकी हाइप बहुत ज्यादा थी और क्या इसने हाइप के ऊपर डिलीवर किया है, क्या ये शो अच्छा था, इस वाले शो को कितनी रेटिंग मिलेगी, सब कुछ एकदम डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फॉर्मेट से ही स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है विमेंस वॉर गेम्स के साथ में। और इस पूरे सर्वाइवर सीरीज के अगर आप पूरे स्टेज को देखोगे, सेटअप को देखोगे, तो बिल्कुल बेसिक सा था, ज्यादा लोग इनको ठूसने थे, तो फिर मतलब बोलूंगा कि बहुत ही घटिया किस्म का इन्होंने स्टेज बनाया हुआ था। और जब मैंने वो स्टेज देखा, मैं यही सोचा था भाई यहाँ पे केज कैसे होने वाले हैं, वो वाला केज जहां से एक एक करके सुपरस्टार्स एंट्री लेते हैं वॉर गेम्स के अंदर। इन पप्पू लोगों ने वॉर गेम्स के अंदर वो जो केज वाला कॉन्सेप्ट है उसी को हटा दिया। ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। क्यों, इसके बारे में मेंस वॉर गेम्स वाले मैच के टाइम पे भी अच्छे से बात करेंगे, बट WWE ने ये बड़ा अजीब सा कारनामा किया और जो भी सुपरस्टार्स आ रहे थे वो सीधा एक एक करके आ रहे थे, पूरे मतलब बैक स्टेज से सीधा आ रहे थे। तो सबसे पहले जो मैच है वो स्टार्ट करते हैं शार्लेट फेयर और आस्का। इनकी हिस्ट्री रही है तो शायद WWE ने इनके साथ मैच को स्टार्ट करना सही समझा। इसके बाद ईओ स्काई की एंट्री होती है, वो ट्रैश कैन वाली जो लिड है उसको साथ में लेके आई थी और कॉर्नर पे जो उन्होंने बड़ी जोर से चुबो के अपनी ही दोस्त को, पुरानी दोस्त को नी मारी थी, बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। फिर बैकी लिंच की एंट्री होती है, वो कैंडो स्टिक के साथ आती है। ईओ स्काई को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मारा, उल्टा टांग टांग के वो जो कैंडो स्टिक है उसके साथ उन्होंने मारा। फिर एलेक्सा ब्लिस की भी एंट्री होती है अपनी टीम मेट शार्लेट फेयर के साथ, उन्होंने भी नेचुरल सिलेक्शन हिट किया। कायरी सेन आती है और वो एक चेन लेके आए थे और ये चीज क्रिएटिव लगी। ऐसे ये वॉर गेम्स के अंदर जब वेपन्स को अलग अलग तरीके से यूज करते तो वो देखने में अच्छा लगता है। उन्होंने वो चेन का यूज करके पहले तो ऑब्वियसली अपने हाथ से यूज करके मारा और उसके बाद सारे के सारे जो बंदियां हैं उनको वो बांध देते हैं, जिसके बाद ड्रॉप किक भी हिट करी जाती है। और यहां से मैच में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा पैदा होती है क्योंकि निकल के आती है एजे ली, और जैसी एजे ली आई बेकी लिंच की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है एजे ली को देख के। उन्होंने वो जो डोर है उसको बंद रखने की कोशिश करी, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी एंटर कर सकते हो वॉर गेम्स के केज के अंदर, और वही चीज एजे ली ने करी। वो ऊपर से आती है और वहां से उन्होंने क्रॉस बॉडी हिट किया, उसके बाद बेकी लिंच की अच्छे से उन्होंने तोड़ाई करी, जिसके बाद नाया जैक्स निकल के आती हैं, जो कि आज मैं बोलूंगा रंग बिरंगी नाया जैक्स थी। उसके बाद उन्होंने भी अपने वो जो पावर हाउस वाले मूव्स हैं उनको हिट करना शुरू किया। और फिर बारी आती है रिया रिप्ली की, जो कि अपना सारा साजो सामान लेके आई थी इस वॉर गेम्स के लिए, क्योंकि उनके पास में एक वो ट्रैश कैन था जो कि मुझे देख के समझ में आ गया था कि ये ईओ स्काई के लिए ही होने वाला है, क्योंकि उनकी यारी दोस्ती, उनके साथ थोड़े क्लोज रिलेशन है। और साथ में एक पूरा बैग भी होता है जिसके अंदर और भी काफी सारे वेपन्स थे। वो ट्रैश कैन वाला एक स्पॉट भी था जो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगा, और कैसे भाग भाग के ईओ स्काई ने वो ट्रैश कैन का यूज किया। लेकिन ये वो वाला ट्रैश कैन नहीं था, वो वाला अलग ट्रैश कैन काम के लिए था, क्योंकि उसको स्पेशल जो है वो सजा के लेके आया था। जिसके बाद लैश लेजेंड की एंट्री होती है, और ये चीज WWE ने काफी हद तक इतने छोटे टाइम में स्टैब्लिश कर दी है कि लैश लेजेंड कोई छोटी मोटी या फिर आसान खीर नहीं है, बहुत ही ज्यादा टेढ़ी खीर है, अगर मैंने अपने शब्दों का सही सेंस बना लिया। क्योंकि उन्होंने आके रिया रिप्ली को डोमिनेट किया, जिस तरीके से उन्होंने पावर बॉम्ब हिट किया और वो जो किक मारी भाई वो बहुत ज्यादा ब्रूटल लग रही थी। अब यहां से मैच अपने थोड़े से एंडिंग सीक्वेंस में आना शुरू होता है। बेकी लिंच ने अपना मैन हैंडल स्लैम लगाया एजे ली को, जिसपे क्राउड को शायद समझ भी नहीं आया कि ये लग भी गया है मूव, क्योंकि रिएक्शन उसके ऊपर कोई खास निकल के आता नहीं है। लेकिन ईओ स्काई ने जंप करके उस पिन को ब्रेक किया। गलती से आस्का ने जो मिस्ड है वो लैश लेजेंड को लगा दिया, और इसके बाद फिर रिया रिप्ली और शार्लेट फेयर ने मिलकर भारी भरकम रंग बिरंगी नाया जैक्स को उन्होंने सुप्लेक्स हिट किया। और एलेक्सा ब्लिस के ट्विस्टेड ब्लिस के साथ अब जो सारी नजरें हैं वो आ जाती हैं ईओ स्काई के ऊपर, जो कि ऊपर चढ़ी हुई थी। और ये बहुत ज्यादा WWE ने फनी और एंटरटेनिंग वे में एग्जीक्यूट किया। जब एजे ली वो ट्रैश कैन ऊपर देना चाह रही थी ईओ स्काई को, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती, तो रिया रिप्ली ने बोला भाई मेरी हाइट लंबी है, मैं हट्टी कट्टी तगड़ी हूं, मैं ऊपर तक पहुंचा सकती हूँ। उन्होंने एजे ली को अपने कंधों पे बैठाया और उसके बाद वो जो ट्रैश कैन है वो वहां तक जाता है। और आई थिंक पिछली बार क्रॉस बॉडी लगाया था ईओ स्काई ने, ये तो नहीं था, इस बार उन्होंने स्वांटन जो बॉम्ब है वो हिट किया और सारे के सारे जो लोग हैं वो ढेर हो जाते हैं। इसका ये इतना मूव इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसा भी नहीं है कि आप मारने यही चले हो, वो देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। क्राउड ने वहां पे फिर होली शिट के जो चैंट है वो भी लगाना शुरू किया। बेकी लिंच की देख के इतनी हालत खराब हो गई है सब कुछ, क्योंकि वो अलग ही होती है जिस टाइम पे सारा स्पॉट हुआ, लेकिन फिर पीछे पड़ गई एजे ली उनके, और हमने देखा कि बेकी लिंच ने तमाम फिनिशर खाया और एंड में एजे ली के सबमिशन मूव ब्लैक विडो के साथ में
टैप आउट कर दिया है बेकी लिंच ने। और जैसे मैंने आपको प्रेडिक्शन वीडियो में बोला भी था कि यहाँ पे जो सेंटर आप बोल सकते हो फोकस होने वाला है वो एजे ली और बेकी लिंच की स्टोरी लाइन का ही होने वाला है, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ वैसा ही किया। देखो वॉर गेम्स मैच में स्पॉट्स बहुत सारे होते हैं और मुझे लगता है जितने ही स्पॉट्स मैचेस में हो जाएं वो हमको ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर कम लगेंगे, लेकिन पूरा एंटरटेनिंग मैच था और जैसा शायद एक्सपेक्टेशन थी इस मैच से उस लेवल पे इस विमेंस वॉर गेम्स मैच ने डिलीवर किया है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में, और ये था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री होती है और मुझे ये नहीं समझ में आया कि जॉन सीना की एंट्री, मुझे तो लग रहा है, अगर मैंने काउंट तो नहीं किया लेकिन 60 सेकंड के बाद तो हुई होगी। सारे लोग वहां पे सीना सीना के चैंट लग रहे, कुछ हो गई थी गड़बड़ पता नहीं क्या, लेकिन ऐसा लगा कि जरूरत से ज्यादा डिले हो जाता। कई बार डब्ल्यूडब्ल्यू डिले करती है ताकि फैंस एकदम रेडी हो जाएं रिएक्ट करने के लिए, लेकिन ये शायद इंतजार बहुत लंबा हो गया। लेकिन फिर जॉन सीना का म्यूजिक हिट होता है और आप बोल सकते हो ये सेकंड लास्ट टाइम है जब हम जॉन सीना को ऐसे एंटर करते हुए देखें, क्योंकि इसके बाद वो सीधा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अपनी आखिरी अपीयरेंस और अपने आखिरी मैच के लिए आने वाले हैं। तो एक जॉन सीना के फैन के लिए तो डेफिनेटली ये इमोशनल मोमेंट होगा, क्योंकि पीएलई का तो ये आखिरी ही मैच है। तो इसके बाद क्या होता है, व्हाइट टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, येलो कलर का उसमें प्रिंट था, इस साइड भी जाते हैं उस साइड भी जाते हैं, क्राउड से वो मिलते हैं। अब मैच ये शुरू होता है और रिंग साइड पर रॉक्सैन और रकेल रोड्रिग्विज थी जिन्होंने इस मैच में बहुत ज्यादा चुल करी है, और वो चुल करने की वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो ने फायदा भी उठाया। लेकिन जैसा हमको पता है डोमिनिक मिस्टीरियो भाई क्या मस्त गिमिक बना दिया यार डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपना, कि उसको पता है कि वो इतना केपेबल तो नहीं है कि वो मैचेस जीत जाए, स्पेशली जब सामने जॉन सीना है, लेकिन वो ट्रिक्स लेके आता है। तो जिस स्टाइल में पेंटा इंजर्ड हुए थे हमने मंडे नाइट रॉ में देखा था, वैसा ही सिमिलर मूव उन्होंने भी हिट किया, और उसके बाद लिटरली लगा कि शायद ये जो सेम चीज पेंटा के साथ हुई थी वो डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ भी हो गई है। लेकिन जैसे ही रेफरी ने रिंग में जाके जॉन सीना को कुछ बताया, मैं समझ गया भाई हमारा अटेंशन इसके ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, कोई इंजरी वगैरह नहीं है, ये एक तरीके से नकली क्या असली एक्टिंग है जो कि ट्रिक करने के लिए है, नकली असली एक्टिंग है जॉन सीना को ट्रिक करने के लिए। और फिर इसके इस टाइम पे जो तहाना बॉम्ब और रॉक्सैन ने अपना फिनिशर रॉक्स पॉप है वो भी हिट कर दिया। ये मुझे देखो थोड़ा सा अजीब लगा कि ठीक है जॉन सीना अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहते हैं क्योंकि उनका ये फेयरवेल टूर है, लेकिन यार ये जॉन सीना है यार, मतलब पता नहीं कि ज्यादा कंप्लेन भी नहीं कर सकते, बट फिर भी मुझे तो देखो अजीब लगा कि ऐसा करके इतना ज्यादा जॉन सीना वहां पे जाके पिट जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, डोमिनिक बिल्कुल जो वो एक्टिंग कर रहा था एकदम ही खड़ा हो गया, 619 स्प्लैश वो सब कुछ हिट करते हैं, लेकिन रेफरी ने काउंट नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा समझदार है। रेफरी यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यू के इतने स्मार्ट होते नहीं, वो कह रहे भाई क्या चल रहा है अभी तक तो तेरा तू बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ था, तू निकल के आ गया। रेफरी ने इजेक्ट कर दिया रिंग साइड से रॉक्सैन और रकेल रोड्रिग्विज को, यानी ये पता ऐसा लग रहा था कि शायद ये मोमेंटम में लेके आ सकता है जॉन सीना को। इसके बाद जॉन सीना के हाथ में जूता भी निकल के आ जाता है डोमिनिक का, पता नहीं वो इसके अंदर कुछ डालना चाह रहे थे, वही जैसे वो अपना स्टील की प्लेट डाल देते हैं। डोमिनिक ने 619 और स्प्लैश हिट किया, उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। जॉन सीना ने भी अपना फिनिशर हिट किया तो डोमिनिक ने उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि डोमिनिक मिस्टीरियो जॉन सीना के फिनिशर के ऊपर किक आउट कर रहा है, और ऐसा मूव हम पहले भी देख चुके हैं जॉन सीना के करियर में, जब वो गलती से शोल्डर टैकल रेफरी को मार देते हैं, वही चीज हमने इस मैच में भी देखी, जिसके बाद रेफरी तो साइड पड़ गया और भाई जजमेंट डे ने आके नाक में दम कर दिया जॉन सीना के। निकल के आती है जजमेंट डे, फिन बैलर और जेडी मैकडोना, और उन्होंने मारा लेकिन अपने फिनिशर वो हिट नहीं कर पाए, क्योंकि पहले तो जेडी मैकडोना के मून सॉल्ट पे उन्होंने एल्बो लगा दी और उसके बाद फिन बैलर के कूडे ग्रास पे वो हट ही गए, और हमने जॉन सीना की तरफ से उनकी शक्ति का प्रदर्शन देखा जब कंधों पर उन्होंने जेडी मैकडोना और फिन बैलर दोनों को ही उठाया और वहां से अपना फिनिशर एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया। क्राउड ने उसके ऊपर रिएक्ट भी किया। ये जॉन सीना के करियर की जो हाइलाइट्स रही हैं उसको जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिविजिट करवाया हम फैंस को, उसको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होता है, रेडी हो गए तो डोमिनिक मिस्टीरियो, उनके पास में एक बेल्ट थी लेकिन उस बेल्ट को हिट करने जा रहे होते हैं एंड जॉन सीना ने डक कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना फिनिशर फिर से हिट कर दिया, बट इसके बाद एक थीम सॉन्ग प्ले होता है जो कि आज रिटर्न बनाता है लिव मॉर्गन का। ये स्टोरी हमको पता थी कि लिव मॉर्गन बहुत टाइम से गायब हैं, रॉक्सैन के थोड़े से वो करीब आ गए हैं, और शायद जो चीज रिया रिप्ली के साथ हुई थी वो अब लिव मॉर्गन के साथ होने वाली है। डोमिनिक मिस्टीरियो उनको भी धोखा देने वाले हैं और लिव मॉर्गन भागते हुए रिंग में आती हैं। सबसे पहले उन्होंने खिंचा के एक चांटा मारा है डोमिनिक मिस्टीरियो को। अरे चांटा कैसे लैंड हुआ इसको मैं आई थिंक ज्यादा
ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नकली लग रहा था, बट एंड में शायद समझ में भी आया कि वो नकली क्यों लग रहा था। तो फिर क्या होता है, अब इसके बाद जॉन सीना देख रहे हैं, अच्छा लिव मॉर्गन यहाँ पे है, मेरी हालत टाइट हो गई, मेरी फटके हाथ में आ गई भाई, जब लिव मॉर्गन जॉन सीना के ऊपर ऐसे कूद जाती है। मुझे लगा भाई ये स्टोरी लाइन तो यहाँ पे नहीं देखनी, और ऐसे करके तो तुम मत ही करो जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर के साथ, क्योंकि जैसा मैं रिटायरमेंट टूर में सब कुछ देखा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ये हग सकते हैं, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो चीज नहीं करी, और वो तो बिल्कुल भी उनको नहीं करनी चाहिए थी। जैसे वो चढ़ती हैं तो उसके बाद तो उनके जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल खुशी वाले थे, लेकिन एकदम से वो ईविल वाले एक्सप्रेशन में बदलते हैं, जैसे जॉन सीना ने भी बदला था रॉक को देख के। और इसके बाद लिव मॉर्गन ने जॉन सीना को लो ब्लो हिट कर दिया है, और भाई फिर तो क्या ही बचा था, यहाँ पे 619 फिनिशर लगाया, और फिर लिव मॉर्गन ने उस बेल्ट से हिट किया जॉन सीना को, और जब स्प्लैश लगा तो रेफरी के काउंट 3 हो जाते हैं। इसका मतलब कि टाइटल चेंज यहाँ पे हो चुका है, जैसा प्रेडिक्ट भी किया था कि शायद ये मैच इसीलिए किया गया है क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो के पास फिर से चैंपियनशिप आने वाली है, लेकिन बहुत सारे मूवमेंट्स डाल के जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए शायद स्पेशल ज्यादा हैं, वो करके उनके पास चैंपियनशिप आ गई है। अगेन देखो, ये नहीं बोलूंगा कि मैं डिसअपॉइंटेड इस मैच से, क्योंकि मुझे पता था रिजल्ट तो यही होना है, बट फिर भी यार अभी मेरे को शायद टाइम लगेगा इस तरीके से जॉन सीना को महिलाओं के हाथों से पिटते हुए देखना, क्योंकि मुझे सुपर सीना को देखने की आदत रही है बचपन से, जब से मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू को देखना एंजॉय किया, लेकिन मैं कोई कंप्लेन नहीं करने वाला। उसके बाद थैंक यू सीना के भी चैंट लगते हैं, और क्राउड ने इस चीज को अप्रिशिएट किया, जो परफॉर्मेंस जॉन सीना ने डिलीवर करी। इस बंदे को देख के कहां से लग रहा भाई कि इसको रिटायरमेंट की जरूरत है। ये परफेक्टली वैसे रेसल कर रहा है जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई भी एक यंग टैलेंट या फिर जिसको अपना फ्यूचर बनाना हो वो करता है, और ये है ग्रेटनेस हमारे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है निकी बेला वर्सेस स्टेफनी वकैर के बीच में, और ये था विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। इतना ज्यादा स्लॉपी और जो मूव्स के एग्जीक्यूशन है इतने ज्यादा थकेले और ठंडे हैं, क्या ही बात करूं इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा। क्राउड की तरफ से रिएक्शन भी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने जॉन सीना का मैच देखा है, तो इतना बड़ा मैच वैसे भी उसके बाद कोई सा भी हो वो हो नहीं सकता फैंस के लिए। अनाउंसर डेस्क के ऊपर भी हमने डेविल्स किस देखा है, ये आप एक यूनिक चीज कह सकते हो थोड़ी सी इस मैच की, और मुझे लगता है इसमें जो ब्लेम है वो निकी बेला के ऊपर शायद आना चाहिए। आई थिंक मेरे को दोबारा से और देखना पड़ेगा, लेकिन वही है, दोनों सुपरस्टार्स की अच्छी केमिस्ट्री होती है तब मैच अच्छा बनता है। इस मैच में ऐसा कुछ भी देखो था नहीं, और मैच का जो रिजल्ट है वो भी ऑब्वियस था, जैसा हम सब लोग प्रेडिक्ट कर ही रहे थे कि इस मैच में स्टेफनी वकैर के पास ही चैंपियनशिप रहने वाली है। और जिस तरीके से मैच रहा, वो जो मैं कह रहा था कि निकी बेला के पास शायद टाइटल आना चाहिए, वो नहीं ही आया, वो सही बात है, क्योंकि इस मैच के बाद अगर टाइटल चेंज भी हो जाता तो शायद फिर वो चीज़ फिर भी स्टिल फीकी लगती। तो यहाँ पे टाइटल चेंज हुआ नहीं, और स्टेफनी वकैर ने अपना जो मूव है, जो अपना वो घूम घूम के स्प्लैश मार रही है, जो उन्होंने अपनी अलग यूनिकनेस बना दी है, उसके साथ इस मैच में विक्ट्री ले ली है। और अब आता है शो का मेन इवेंट मैच, जो कि था मेंस वॉर गेम्स मैच, और यहाँ पे टीम जो है बहुत भारी भरकम थी दोनों ही साइड की। और जैसा मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे वो जो केज अलग अलग होते हैं वो टीम्स के लिए नहीं थे, बहुत ही स्टूपिड लगा। ये किसी ने तो लिखा भी था कि ये मेंस वॉर गेम्स नहीं रंबल गेम्स लग रहा है, और लग भी वो वैसा ही रहा था, क्योंकि मतलब तुमने केज नहीं लगाया तो सोचो जो हमको मूवमेंट पिछले साल रोमन रेंस और सीएम पंक का मिला था वो कितना वायरल था, वो नहीं था। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर भी अगर केज में होता तो कैसे दिखता, वो भी चीज हमारे देखने से मिस रह गई। और शायद इसका एक रीजन है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज चैनल पर दूसरी वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले जो मैच की स्टार्टिंग है वो होती है सीएम पंक एंड ब्रॉन ब्रेकर के साथ में। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि सीएम पंक इस मैच को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली उनकी जो गैस है, उनकी जो हवा है वो जल्दी निकल जाती है थोड़ी सी। अब ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर डोमिनेट ही कर रहे होते, लेकिन क्योंकि एडवांटेज भी हील टीम की साइड था, तो भाई फिर नेक्स्ट ही ये ड्रू मैकिंटायर को बाहर निकल के, मतलब ड्रू मैकिंटायर ही बाहर निकल के आते हैं, और हमने ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का मूवमेंट देखा। मेरे ख्याल से इसको और बड़ा बनाना चाहिए था, वो नॉर्मल सही लगा मुझे थोड़ा। मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ होती, बट उन्होंने आई थिंक उतना ज़्यादा वेटेज या फोकस या उस पर इंटेंसिटी डालने की कोशिश ही नहीं करी। तो यहाँ पे बस यही होता है कि सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर से क्लेमोर खा लिया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है कोडी रोड्स की, और कोडी रोड्स को भी अंदर नहीं एंटर करने दिया जा रहा, तो कोडी रोड्स भाई ऊपर से निकल के आया था, उन्होंने क्रॉस बॉडी लगाया, ड्रू मैकिंटायर को कटर भी लगाया। और इस दौरान सीएम पंक को आप देखना भाई, बंदे के इतने ज्यादा माथे से खून निकलना शुरू हुआ, और कोडी रोड्स ने पता नहीं एक्सीडेंटली, वो स्टोरी में भी था या फिर वो एक बॉस था पता नहीं, उन्होंने कोडी रोड्स ने सीएम पंक को भी मार दिया, और बाद में रियलाइज करते कि ओ यहाँ तो मैंने सीएम पंक को मार दिया। तो आई थिंक वो पता नहीं, वो एक्सीडेंटली था, लेकिन स्टोरी लाइन में नहीं, वो रियल में एक्सीडेंटली था। मुझे वो देख के ऐसा लगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है लोगन पॉल की। अगेन 3-on-2 वाली सिचुएशन फिर से बन चुकी है, और थोड़ा सा मुझे देखो इस मैच में लोगन पॉल ने निराश किया है, क्योंकि
दिए उन्होंने कुछ लोगन पॉल टाइप का मूवमेंट नहीं दिया उन्होंने। एक जो वो एक रिंग से दूसरी रिंग में सीधा जंप कर जाते हैं वो थोड़ा कूल लगा, लेकिन लोगन पॉल का जो स्टाइल है बड़े बड़े चीजें करने का, वो देखो मेरे को तो मिसिंग लगा। आप भी अग्री करोगे इस बात से तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है जिमी ऊसो की, वो तो सीधा टेबल ही लेके आ जाते हैं और इसके बाद फिर उन्होंने थोड़ी सी तबाही मचाई, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के क्लेमोर ने उनको भी शांत कर दिया। लेकिन यहां से अब जो मैच है वो गर्म होना शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद एंट्री होती है ब्रॉन्सन रीड की। और कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि ब्रॉन्सन रीड को ज्यादा तगड़ा दिखाया जाता है या फिर ब्रॉन ब्रेकर को, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड ने आके भाई जितने बंदे थे उस समय रिंग में सबको सुनामी मारी। सबसे पहले सीएम पंक को मारी, फिर जिमी ऊसो को मारी, फिर कोडी रोड्स को मारी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है जे ऊसो की, और हमने ऊसो को जितनी बार भी टीम में देखता हूं मुझे लगता है भाई ये बंदे टीम में कितने ज्यादा सुंदर और शानदार लगते हैं, लेकिन अलग अलग तो भाई ये बहुत ही अलग अलग लगते हैं। 1D फिनिशर के ऊपर रिएक्शन भी क्राउड का बहुत अच्छा आता है। और फिर मैच में एक मूवमेंट आता भाई, मेरा दिमाग सा हिला और खराब हुआ, लेकिन फिर समझ में आया कि ये किया क्यों है। सारे के सारे लोग रिंग में अब यीट करना शुरू कर रहे हैं। जे उसो का म्यूजिक इन्होंने फिर से बजा दिया, और अगर आप सीएम पंक को देखोगे तो भाई उसने तो स्टील चेयर पकड़ के उसको गिटार की तरह ही ट्रीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये चीज WWE ने करी थी एक मूवमेंट वहां पर डालने के लिए, क्योंकि जे उसो के म्यूजिक का ट्रांजिशन होता है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के म्यूजिक पर, और ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक जैसे ही हिट होता भाई क्राउड ने रिएक्शन अच्छा दिया। वो पागलपंती जो जे उसो ऊपर केज के ऊपर चढ़ के कर रहा था वो भी शॉक हो जाता, उसने भी एकदम से देखा भाई अब ब्रॉक लेसनर निकल के आने वाला है। और ब्रॉक लेसनर निकल के आता है पॉल हेमन के साथ, और ये चीज नोटिस करना कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ है, वो शायद ब्रॉन के साथ भी आ सकते थे या ब्रॉन्सन रीड के साथ भी आ सकते थे। और इसके बाद तो भाई आंधी आ जाती है पूरी ब्रॉक लेसनर की। आई थिंक ब्रॉक लेसनर के फैंस बहुत ज्यादा खुश होंगे इन कुछ मिनट्स के अंदर जो ब्रॉक लेसनर ने बिल्कुल आते ही किया। भाई सबसे पहले उन्होंने सबको सुप्लेक्स लगाना शुरू किया, और ब्रॉक लेसनर के सुप्लेक्स भाई बिल्कुल डिफरेंट हिट होते हैं, हर कोई इसको यूज करता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर जिस तरीके से फेंकता है ऐसा लगता है भाई ये किसी की तो जान ले लेगा। लेकिन इतना सेफ परफॉर्मर भी है ब्रॉक लेसनर कि वैसी चीज हमने ब्रॉक लेसनर से होती हुई देखी नहीं। और इसके बाद शुरू होती है भाई F5 की बारिश। सबसे पहले उन्होंने जिमी ऊसो को हिट किया, उसके बाद वो सीएम पंक को लगाते हैं F5, उसके बाद उन्होंने कोडी रोड्स को लगाया, इसके बाद फिर वो जे ऊसो को हिट करते हैं, और पूरा माहौल सा बना दिया था ब्रॉक लेसनर ने। वो जो मैं कह रहा हूं कि मैच में एक अलग एनर्जी सी आ गई, वो ब्रॉक लेसनर के आने की वजह से होती है। इसके बाद जो स्टील चेयर है वो भी होती है ब्रॉक लेसनर के पास, उनको लगा भाई सुप्लेक्स भी मार दिया है, F5 भी मार दिया, थोड़ा सा स्टील चेयर का भी यूज कर लेते हैं। और अब हमको पता था कि सारे के सारे बंदे आ चुके हैं इस वॉर गेम्स के अंदर, सिर्फ एक बंदे का आना बाकी है। और जिस तरीके से WWE ने ब्रॉक लेसनर को का तूफान ले आए थे, वो अब पता था कि अब वो एक म्यूजिक हिट होगा जिसकी वजह से एक मूवमेंट टाइप फीलिंग हमको मिलेगी वॉर गेम्स मैच में, और रोमन रेंज का म्यूजिक हिट होता है। भाई क्राउड को पता था कि फेस टू फेस आने वाले हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज। रोमन रेंज की एंट्री पे उन्होंने आज जो गॉन्टलेट है वो शायद पहली बार पहना था, क्योंकि ये थोड़ा ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। कंप्रेशन वाला जो अपना एल्बो पैड है वो भी लगा के आए थे रोमन रेंज, तो थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम है, बट वो इतनी भी नहीं है। भाई मैच में बंदा एंटर कर गया, और ब्रॉक लेसनर इस हिसाब से रेडी है, क्योंकि अभी आप वॉर गेम्स मैच से अगर पांचों के पांचों बंदे आने के बाद निकले तो भाई मैच फिर आपका खत्म हो जाता, आप हार जाते हो। लेकिन ब्रॉक को पता था अभी रोमन ने एंट्री नहीं मारी है तो मैं बाहर निकल सकता हूं। वो क्या फ्रेम था, वो क्या एंगल था भाई, जब ब्रॉक लेसनर पूरे इंतजार में है रोमन रेंज के, रोमन रेंज भी बिल्कुल एकदम काम तरीके से निकल के आ रहा है। और अब हमको पता है कि ये दोनों जो बलशाली लोग हैं वो आपस में भिड़ने वाले हैं। पॉल हेमन को भी वहां पे देखना बहुत ज्यादा वो भी हाइप हो गया था कि भाई अब देख कैसे मेरा ब्रॉक लेसनर मारने वाला है। रोमन रेंज ने आते ही सुपरमैन पंचेस की बारिश कर दी। अगर मैं सही हूं तो शायद 4 सुपरमैन पंच उन्होंने ब्रॉक लेसनर के ऊपर लैंड किए, और जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर सुपरमैन पंचेस के ऊपर सेल करते हैं शायद ही इतना बढ़िया कोई करता है। लेकिन जब 5वें वाले सुपरमैन पंच के लिए वो जाते हैं, मैं एकदम से रेसलमेनिया की फ्यूड के टाइम पे पहुंच गया, रेसलमेनिया 34 में पहुंच गया, जब कुछ सिमिलर फैशन में ब्रॉक लेसनर ने यही काम किया था रोमन रेंज के साथ। रोमन रेंज सुपरमैन पंच के लिए जाते हैं, लेकिन अपने कंधों पे उठा के उन्होंने F5 लगा दिया रोमन रेंज को, वो टेबल भी वहां पे फूट जाती है। और भाई इसके बाद तो जो रोमन रेंज की तुड़ाई करना शुरू किया है ब्रॉक लेसनर ने, उन्होंने केज पे पकड़ पकड़ के उनको मारा है, स्टील स्टेप्स के ऊपर मारा है। इस हिसाब से ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज की तुड़ाई कर रहे थे कि जैसे कि आज वो उनका ये आखिरी दिन बनाने वाले हैं। और आपको रिमाइंड दे देता हूं एक बार कि ये आखिरी दिन होने वाला है ब्लैक फ्राइडे की सेल का। आज लास्ट डे है, कल से जो नेचुरल टीन के रेट हैं वो रेगुलर वाले हो जाएंगे, तो
लास्ट मौका है आपके पास, 22% ऑफ मिलेगा आपको नेचुरल टीन के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। पर्सनली मैं खुद बता रहा हूँ, विंटर बेस्ट टाइम होता है बल्क करने के लिए, गेनिंग करने के लिए, मसल मास ऐड करने के लिए, तो ये लास्ट मौका है आपके पास। अगेन कल से जो प्राइस है उसके रेगुलर हो जाएंगे। बाकी मैं खुद 1 साल से यूज कर रहा हूँ, इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड सर्टिफाइड सप्लीमेंट ब्रांड है, तो इसके ऊपर आप मेरे कहने से भरोसा कर सकते हो। तो लिंक आपको पिन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, भूलना मत, क्योंकि कल से जो रेट्स हैं फिर से रेगुलर हो जाएंगे। अब इस मैच पे जब ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज की अच्छे से तोड़ाई कर दी तो उनको समझ में आ गया था कि अब ये बंदा जो है मैंने ऑलरेडी आधा तो घायल कर दिया है, अब इसको मैं रिंग में लेके जाऊंगा तो मार के इसको खत्म कर दूंगा। एग्जैक्टली यही करने भी वो जाते हैं, खदेड़ते हुए वो रोमन रेंज को रिंग के अंदर लेके जाते हैं। एक F5 उन्होंने हिट किया और शायद यहां पे ये पिनफॉल हो भी सकता था, लेकिन वो जो पिन है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। फिर यहां से थोड़ी ब्रॉक लेसनर की भी शामत है वो आनी शुरू हो जाती है। सीएम पंक ने सबसे पहले GTS हिट किया, उसके बाद कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स हिट किया, और अब तो यहां पे दोनों मिलकर ब्रॉक लेसनर को ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ के स्टैक होकर पिन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको आके ब्रेक कर दिया लोगन पॉल ने। और लोगन पॉल के लिए यहां पे शाइन करने का मौका था। देखो इन्होंने कोई मूवमेंट तो नहीं दिया, लेकिन ये चीज बड़ी ज्यादा क्रिएटिव लगी। क्रिएटिव तो नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन एक मूवमेंट देने वाली रही, ऐसा बोल सकते हो। बहुत क्रिएटिव भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा लोगन पॉल कर चुके हैं। बड़े ही प्राउड तरीके से जाते हैं लोगन पॉल, बिल्कुल ऐसे पॉल हेमन के पास में कहता है ला भैया मेरा सामान दे, और पॉल हेमन वो ब्रास नकल जो है वो निकाल के देते हैं लोगन पॉल को। और इसके बाद लोगन पॉल ने उससे कोडी रोड्स को हिट किया, जिमी ऊसो को हिट किया, और फिर जब वो रोमन रेंज को मारने के लिए जाते हैं, भाई रोमन रेंज के स्पीयर यूजुअली थोड़े फीके से होते हैं, मतलब वो शायद किसी अच्छे मूवमेंट का ही वेट करते हैं कि मेरे को ये अच्छे से हिट करना, लेकिन यहां पे पूरा खिंचा के दबा के रोमन रेंज ने स्पीयर मारा लोगन पॉल को। और इसके बाद अब रोमन रेंज ने बोला भैया मेरा है सुपरमैन पंच और मेरे से बेटर इस ब्रास नकल्स का कोई यूज कर नहीं सकता। उन्होंने उसको हाथ में पहना और फिर वो सुपरमैन पंच लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ब्रॉनसन रीड को लगाया, फिर ड्रू मैकिंटायर को लगाया। अब यहां पे रोमन रेंज एंड ब्रॉन ब्रेकर का भी मूवमेंट है, और ब्रॉन ब्रेकर पूरा गुस्से में है रोमन रेंज को देखे, भाई इसे तो मैं पूरा खत्म कर देने वाला हूं, इसे चबा देने वाला हूं। फेस टू फेस मूवमेंट होता है, और शायद ब्रॉन ब्रेकर ने यहां पे ट्राइबल बिच करके भी कॉल किया रोमन रेंज को, अगर मैंने उसको सही सुना। लेकिन फिर स्पीयर एंड में रोमन रेंज ही ब्रॉन ब्रेकर को हिट करते हैं, और वो तगड़ा स्पीयर था। आज रोमन रेंज ने जितने भी स्पीयर मारे ऐसा लग रहा है कि पूरा ऐसा कि मुझे आज अच्छा स्पीयर मारना है, ऐसा रोमन रेंज सोच के आए थे। अब इसके बाद जे उसो एंड रोमन रेंज अपनी जुगलबंदी करने की कोशिश करते हैं। जे उसो सोचो खड़ा कर रहा है ब्रॉक को कि अब मेरा रोमन रेंज मारेगा, इतने में जे उसो को ही अपने कंधों पर उठा लिया ब्रॉक ने F5 के लिए। फिर रोमन रेंज को लगा सुपरमैन पंच लगाने का तो फायदा है नहीं, कॉर्नर पे एक टेबल सेट हुई पड़ी थी, वहां पे जाके उन्होंने टेबल पे स्पीयर दे दिया, जिसके बाद जे उसो और ब्रॉक लेसनर दोनों ही धराशायी हो जाते हैं। और फिर ब्रॉन ब्रेकर ने अपने स्पीयर की बारिश करी। इस मैच में मैं बोलूंगा भाई जो कैमरा वर्क है वो मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगा। यूजुअली WWE स्पॉट्स ऐसे मिस करती नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स थे जो कि मिस हुए, जैसे कि लो ब्लो पड़ा था यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को, वो भी हमने देखा नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, सीएम पंक ने GTS हिट कर दिया लोगन पॉल को। अब ब्रॉन ब्रेकर और सीएम पंक के बीच में लग रहा है कुछ होगा, तभी अचानक से एक बंदा निकल के आता है जो कि पूरा हुडी में है। आप ऊपर से लेके नीचे तक उसकी कहीं पे भी स्किन नहीं देख सकते, बता नहीं सकते बंदा कौन है, क्या कर रहा है। उस बंदे ने किक किया है सीएम पंक को, और इसके बाद कर्ब स्टॉम्प फिनिशर हिट किया सीएम पंक को। अब ये बंदा है कौन, क्योंकि सेथ रॉलिंस का ये फिनिशर है, और सेथ रॉलिंस के बारे में हमको पता है कि भाई वो तो अभी कुछ टाइम के लिए गायब रहने वाले हैं। सारे लोग वहां पे कंफ्यूज्ड हैं, ब्रॉन ब्रेकर भी सोच रहे हैं कि अभी अभी मेरे सामने क्या हुआ, क्योंकि अगर ये सेथ रॉलिंस का फिनिशर हिट किया जा रहा है, लेकिन सेथ रॉलिंस को तो मैं ठिकाने लगा चुका हूं और ये बंदा तो मेरी किसी भी तरीके से काम आएगा नहीं। तो ये बंदा कौन है, आज चैनल पर अगेन दूसरी वीडियो भी आने वाली, तो इसकी परतों को और अच्छी तरीके से खोला जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर के पास पूरा मौका है सब कुछ करने का, भाई उन्होंने स्पीयर हिट किया सीएम पंक को, और सीएम पंक का इस मैच में पिनफॉल होता है। और सीएम पंक के पिनफॉल से इस मैच में जो विक्ट्री है वो हील टीम की हो जाती है, जैसा हमने प्रेडिक्शन वीडियो में भी बोला था। लेकिन जो कहानी है वो यहां पे खत्म नहीं होती। सबसे पहले तो ये देख के वियर्ड लगा कि जब ये विनर वाली जो पूरी टीम है वो जीत चुके हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो ब्रॉक लेसनर वो सारे बंदों के साथ खड़े थे, और ऐसे टीम में देखना देखो ब्रॉक लेसनर को वियर्ड लगता है। उसके बाद सारे पायरोस चलते हैं, और फिर रिंग में हमको सीन दिखता है जहां पे रोमन रेंज, सीएम पंक एंड कोडी रोड्स हैं, जैसा हमने मंडे नाइट रॉ में देखा था। सीएम पंक के लिए तो रोमन रेंज ने हाथ बढ़ा लिया और वो खड़े भी हो गए, उन्होंने थोड़ा सा फिस्ट बम्प भी कर दिया। लेकिन जब कोडी रोड्स खड़े हो रहे थे तो रोमन रेंज थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं कि क्या मैं इस बंदे को उठाऊं या फिर नहीं। उतने में कोडी रोड्स खुद भी खड़े हो जाते हैं, और कोडी रोड्स खड़े होके थोड़े अग्रेसिव वे में रोमन रेंज के साथ बात करते हैं। और यहां पे इन्होंने ऐसा कुछ एंगल दिखाया कि सीएम पंक के साथ तो शायद फिर भी रोमन रेंज का सब कुछ सही है, लेकिन
लेकिन वो चीज कोडी रोड्स के साथ नहीं है और फिर रोमन रेंस वहां से जाने लगते हैं। और यहाँ पे देखो, अगर मैं वॉर गेम्स की बात करूं तो क्या इसकी रेटिंग है, क्या ये शो पूरा अच्छा था? देखो, कंप्लेन में बहुत ज्यादा करूंगा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा वॉर गेम्स का जो मेंस वाला मैच है उसको और ज्यादा लंबा खींचा जा सकता था, कुछ और बड़े मूवमेंट्स बनाए जा सकते थे, स्पेशली ब्रॉक लेसनर का शायद थोड़ा सा ज्यादा रोल हो सकता था। लेकिन वो जो रेसलमेनिया टीज करने वाली चीज है वो हमने देखी, ब्रॉक लेसनर को वो F5 सुप्लेक्स हिट करते हुए देखा, तो भाई वो एक काफी कूल मूवमेंट था। तो ओवरऑल मैं इस वाले शो को 4.25 स्टार की रेटिंग दूंगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी पता चली है कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में हमको मूवमेंट भी दिखाया गया, लेकिन साथ में एंड में फिर वो रेसलमेनिया के मैच के लिए भी टीज किया गया। तो ये चीजें आपस में कैसे कॉन्फ्लिक्ट करने वाली हैं वो आगे WWE की स्टोरी लाइन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको नेचुरल डीन का लिंक मिल जाएगा। आज लास्ट डे है ब्लैक फ्राइडे की सेल का, तो 22% का जो डिस्काउंट है उसका फायदा उठाना मत भूलना। चैनल पर दूसरी वीडियो भी आने वाली, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।